जय हिंद साथियों। आज हम बात करते हैं इस वीडियो में जो बीए पार्ट यानी कला वर्ग तृतीय वर्ष है उसके हिंदी साहित्य का जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है उसका जो दूसरा पाठ है यानी जो आधुनिक काव्य के जो अपने कवि जोड़े गए हैं उनकी जो काव्य रचनाएं हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जो दूसरा पाठ है हमारा, जो दूसरा कवि आधुनिक युग का जिसकी काव्य रचना हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, उस कवि की काव्य रचना जो संकलित की गई है अपने पाठ्यक्रम में, वो काव्य रचना जो परीक्षा की दृष्टि से व्याख्या के लिए हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, दूसरा पाठ जैसा कि आपको मालूम है मैथिली शरण गुप्त का है और उनकी मुख्यतः दो काव्य रचनाएं संकलित की गई हैं। एक तो साकेत के नौवा सर्ग है या नवम सर्ग है, नौवा जो खंड है उसके कुछ पद जोड़े गए हैं अपने, और दूसरा जो है वो सकी वे मुझसे कहकर जाते जिसमें यशोधरा की मनोव्यथा का कवि ने वर्णन किया है। तो यहाँ पे हम जो पहली उनकी कविता जोड़ी गई है साकेत से जो पद लिए गए हैं उन पदों में से व्याख्या की दृष्टि से कौन सा पद बेहद महत्वपूर्ण है उसके ऊपर हम लोग साथियों चर्चा करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो ये हैं कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और उनकी ये काव्य रचना है। थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे साथियों, साकेत जो कि मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है जो कि राम की जो कथा है उसके ऊपर आधारित है, और साकेत जो है वो अयोध्या का ही एक नाम है। ठीक है साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन इस कहानी के मूल में, इस महाकाव्य के मूल में जो है ना, मुख्यतः मैं आपको बताऊं कि जो लक्ष्मण है और लक्ष्मण की जो पत्नी उर्मिला है, उर्मिला के हृदय में लक्ष्मण के प्रति प्रेम की भावना और उनकी विरह व्यथा का जो है कवि ने वर्णन यहाँ पे किया है। ठीक है साथियों, तो नवम सर्ग के कुछ पद अपने यहाँ पे जोड़े गए हैं। ठीक है, और उनमें से एक जो पद व्याख्या की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर साथियों आपको नजर आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं वाचन करता हूँ। यहाँ पे जो उर्मिला है वो अपनी सखी से कहती है, जैसा कि आपको पता है कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम और अपनी भाभी सीता के साथ वनवास चले जाते हैं। तो पीछे से जो उर्मिला है लक्ष्मण की पत्नी, उसकी जो कहानी है शायद आप सब लोग जानते हैं। तो लक्ष्मण के जाने के बाद जो है उर्मिला जो है वो अपनी सखी से अपने हृदय में लक्ष्मण के प्रति और लक्ष्मण के हृदय में अपने प्रति जो प्रेम का जो भाव है उसको दृष्टांत देकर, पतंगा का और दीपक का दृष्टांत देकर है समझाने की यहाँ पे अपनी सखी को कोशिश कर रही है। और क्या कहती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु वृथा पढ़कर ही रहता, कितनी विह्वलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे पद और है, बचकर हाय पतंग करे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। ठीक है साथियों, ये हैं हमारे कवि जिनका छायाचित्र मैंने आपको दिखाया है स्क्रीन पर, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देखिए सीधे तौर पे मैं आपको व्याख्या बताने वाला हूँ साथियों। सीधी संकेत तो आप लोग लिख लेंगे। पहली जो वीडियो थी व्याख्या की जिसमें हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जो पहले कवि हैं उनकी हमने जो व्याख्या की थी इम्पोर्टेंट, उसमें मैंने पूरा बता दिया। तो सबसे पहले संकेत लिख लेंगे, प्रसंग जो है उसमें आप लिख देंगे। प्रस्तुत पद्यांश जो है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत महाकाव्य है उसके नवम सर्ग से लिया गया है, जिसमें उर्मिला अपनी सखी से जो प्रेम है उसके महत्व के बारे में, उसकी सार्थकता के बारे में बता रही है। ठीक है साथियों, अब देखिए मैं सीधा व्याख्या पर आता हूँ और कहता हूँ यहाँ पर जो उर्मिला है वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी कोई भी प्रेम करने वाला होता है
उसमें दोनों जो पक्ष होते हैं उन दोनों के हृदय में प्रेम होना चाहिए, तभी प्रेम की सार्थकता है। यदि एकनिष्ठ प्रेम हुआ तो फिर वह प्रेम सार्थक नहीं है। और वो कहती है कि जिस प्रकार से हे सखी, जब दोनों ओर प्रेम पलता है ना, तो विरह में दोनों पक्ष जलते हैं। और इस बात को स्पष्ट करके उर्मिला अपनी सखी को दृष्टांत देकर पतंगे का और दीपक का कहती है कि हे सखी, पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। और कहती है स्पष्ट तौर पे वो समझाकर कि मेरे हृदय में लक्ष्मण के प्रति प्रेम है, और मैं मानती हूँ कि लक्ष्मण का प्रेम मेरे प्रति जो है वो दुनिया को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैं जानती हूँ कि उनके हृदय में भी मेरे प्रति बहुत प्रेम है। और निश्चय ही उनके वियोग में मैं जितना विरह व्यथित हो रही हूँ, व्याकुल हो रही हूँ, उतना ही वो भी मेरे विरह में व्याकुल और विरह व्यथित हो रहे हैं। ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में भी प्रेम है और उनके हृदय में भी प्रेम है। हम दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम है। भाव को समझना है, भाव समझ जाएंगे तो व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब वो कहती है कि हे सखी, जिस प्रकार से पतंगा और दीपक दोनों में एक दूसरे के प्रेम है, यानी पतंगा दीपक से क्या करता है, प्रेम करता है, तो दीपक तो जलता ही रहता है, और जो पतंगा है वो भी दीपक से प्रेम करने की वजह से उस दीपक की लौ में जाकर वो भी जलने लगता है। यानी जब एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना होती है तो यहाँ पे जब विरह होता है तो उस विरह में दोनों पक्षों को जलना पड़ता है। तो जिस प्रकार से पतंगा भी जलता है और दीपक भी जलता रहता है। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि जब हम कोई दीपक जलाते हैं तो उसकी लौ के आसपास जो पतंगे हैं वो मंडराने लगते हैं, ठीक है, और वो उस लौ में जा कर के गिर करके अपने आप को आहूत कर लेते हैं, अपने आप को जला लेते हैं। तो ये कवियों ने बिंब गढ़े हैं, प्रतिमान गढ़े हैं, कवियों की कल्पनाएं हैं। पतंगे का और दीपक का आपस में प्रेम का भी एक तरीके से प्रतिमान गढ़ा गया है साथियों। आगे उर्मिला कहती है अपनी सखी से कि शीश हिलाकर दीपक कहता। अब कवि ने यहाँ पे कल्पना की है, क्योंकि जब दीपक जलता है तो हम देखते हैं कि वो उसकी लौ लगभग धीरे धीरे हिलती रहती है। तो उसको कवि ने कल्पना में उतारा है, उकेरा है और कहा है कि वो दीपक जो है वो तो अपना शीश हिलाकर, यानी उसकी जो लौ हिलती है तो उसको कहा है कि अपना शीश हिलाकर जो है वो पतंगे को अपने अंदर गिरने से मना करता है। तो ये बात अपनी सखी से उर्मिला कहती है कि हालांकि हे सखी, वह दीपक अपना शीश हिलाकर उस पतंगे को कहता है कि हे बंधु, हे सखा, वृथा व्यर्थ में बेकार में पढ़कर ही रहता, कि तू मेरे अंदर मुझ में मेरे में व्यर्थ में बेकार में पढ़कर क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहा है। कितनी विह्वलता है, लेकिन उस पतंगे में प्रेम की वजह से कितनी व्याकुलता है, कितनी बेचैनी है कि वो दीपक से एक पल के लिए दूर नहीं रह सकता। दोनों ओर प्रेम पलता है हे सखी, दोनों ओर जब प्रेम पलता है तभी प्रेम की सार्थकता है। आगे देखिए साथियों, बचकर हाय पतंग करे क्या। अब उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, पतंगा जो है वो दीपक से प्रेम करता है, तो उस दीपक में जलकर भस्म होने में ही, उसमें मिलने में ही उसकी सार्थकता है। यदि वो उसके में जाकर जलता नहीं है तो फिर उसकी सार्थकता नहीं है। इसलिए वो कहती है कि बचकर हाय पतंग करे क्या। वो बेचारा पतंगा अपने प्रेमी दीपक के विरह में इतना व्याकुल बेचैन रहता है कि वह
उसके पास आकर उससे दूर नहीं रह सकता, उससे बच नहीं सकता। इसलिए हे सखी, आखिर वो पतंगा बचकर भी करे तो क्या करे? प्रणय छोड़कर, प्रेम छोड़कर प्राण धरे क्या? यानी उस दीपक में यदि वो पड़ेगा नहीं तो उसे प्रेम नहीं मिलेगा, उस दीपक का प्यार नहीं मिलेगा। और फिर यदि उसे प्रेम ही नहीं मिलेगा तो फिर अपने प्राणों को धर कर, रख कर, सुरक्षित कर कर आखिर जीने में भी उसे कोई फायदा नहीं है। जले नहीं तो मरा करे क्या? और यदि वो जले नहीं तो, यानी वो जो पतंगा है वो दीपक में गिरकर, दीपक की लौ में जलकर भस्म नहीं हो तो फिर आखिर क्या करे? क्योंकि उसका तो मुख्य उद्देश्य अपने प्रेमी से मिलना है जो उसने किया। और यदि वो उस पतंगे के बारे में कह रही है उर्मिला कि यदि वो पतंगा अपने प्रेमी दीपक की लौ में जले नहीं तो उसे प्रेम नहीं मिलेगा। और जब किसी प्रेमी को अपने साथी का प्रेम नहीं मिलता है तो फिर वह मरे हुए इंसान के बराबर होता है, मरे हुए के समान होता है। क्या यह असफलता है? दोनों ओर प्रेम पलता है। और आगे कहती है कि ये सब सखी, क्या फिर प्रेम का निर्वाह करने के लिए प्राणों का मोह नहीं करना चाहिए? और क्या जो ऐसा करता है वह सच्चा प्रेमी नहीं होता? परंतु जीवन से निराश होकर प्राण त्याग करना तो प्रेम की असफलता ही मानी जाती है। इसलिए प्रेम दोनों ओर से बना रहे तभी वह सदैव बना रहता है। ठीक है साथियों, अब देखिए, यदि इसकी बात करें हम विशेष की, तो तत्सम तद्भव युक्त शब्दावली से युक्त खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है साथियों। वर्णावर्ती के कारण जो है अनुप्रास अलंकार, दृष्टांत व रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है साथियों, माधुर्य गुण, ठीक है, और वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ हम बात करें तो तुकांत शैली का भी इसमें प्रयोग किया गया है। और भावपक्ष के बारे में हम कह सकते हैं कि इसमें जो प्रेम की सार्थकता है उसका वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त उर्मिला की जो विरह व्यथा है उसकी भी अभिव्यंजना हुई है। अगले वीडियो में मिलते हैं, जो अपना तीसरा पाठ है उसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्या कौन सी है परीक्षा की दृष्टि से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।